हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 141 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद एक्सप्लेन को देखेंगे। जैसा कि आप आज इस सेशन में हम लोग के यूनिट 2 के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इससे पहले जो यूनिट 2 का और भी एक क्लास अपलोड हो चुकी है और यूनिट 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये जो आप आज का सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाए गए थे उसको भी आप ज़रूर कंप्लीट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट 2। ओके, तो इसका सेकेंड क्लास आज है यूनिट 2 का। और भी इसके अलावा यूनिट जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किए ज़रूर कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे कि उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया BHIE 141 के नेम से। इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज जो है हम लोग 2.5 में देखेंगे। इसमें क्या कहा जाता है, दूसरा अफीम युद्ध और त्वेन सिंह की संधि। यानी दूसरा अफीम युद्ध जब होता है उसमें जो त्वेन सिंह की संधि की गई थी तो उसके माध्यम से वही क्या कहा जाता था, कैसी हुई थी, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता ही होगा कि पहला अफीम युद्ध जो है 1839 को हुआ था और दूसरा अफीम युद्ध जो है 1860 ईस्वी को हुआ था। आप सभी इसको ध्यान में रखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें कहा जाता है, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। अंग्रेजी की दृष्टि में चीनियों और उनके बीच बहुत से विवादास्पद या टकराव वाले मुद्दे नानकिन की संधि के बाद भी अनसुलझे रह गए। मसलन उन्हें लगा कि देखिए, अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से, अंग्रेज़ों के अप्रोच से जो है ना, उसकी नज़र से जो है ना, चीनियों और उनके बीच में जो है विवाद हो गया, तो विवादास्पद हो गया, उसका टकराव हो गया। इनके मुद्दे जो है ना, नानकिन की संधि। देखिए, नानकिन जो है चीन का राजधानी हुआ करता था। वहाँ की जो नानकिन एक जगह का नाम है, वहाँ की संधि के बावजूद जो है अनसुलझे, मतलब कि ये जो है ना टकराव और विवादास्पद सुलझे हुए नहीं थे। ओके, इसके बारे में कह रहा है। उसके बाद इसमें कहा जाता है, मनसन उन्हें लगा कि अफीम के व्यापार को अभी तक वैध घोषित नहीं किया गया है। यानी कि अफीम के व्यापार को अभी तक जो है ना वो वैध घोषित नहीं किया, अफीम व्यापार को चालू करने के लिए अभी तक राजी नहीं हुआ है। उसके बाद कैंटन शहर अभी तक उनके लिए मुक्त नहीं था। कैंटन एक शहर था, अभी उनके लिए जो मुक्त नहीं था, जो व्यापार कर रहे थे अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ चाहते थे कि अफीम युद्ध जो है ना, नहीं, अफीम की व्यापार जो है वो रेगुलर चले और उसके बाद कैंटन शहर हमारे लिए खोल दे। उसके बाद उनके पास बीजिंग सरकार के साथ समान आधार पर सीधे व्यवहार करने का अधिकार नहीं था। और वे अंग्रेज चाहते थे कि चीन की वर्तमान समय जो राजधानी बीजिंग है, वहाँ की जो सरकार है वह सीधे तौर पर हमारे साथ जो है अधिकार व्यापार के तरीके से कार्य करें। ओके, तो ये बातें अंग्रेज़ों की दृष्टिकोण से, अंग्रेज़ों के नज़र पे था। उसके बाद कहता है, इसके साथ साथ असंतोष का एक गहरा कारण था। इसके जो ना अनसेटिस्फैक्शन का एक महत्वपूर्ण और गहरा कारण था कि उनकी आशा के मुताबिक चीन के साथ व्यापार का प्रसार ना हो पाया। वो जो अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, मैं भी चीन के साथ व्यापार करूं, लेकिन चीन के साथ अच्छा खासा व्यापार नहीं हो पा रहा था, वो प्रसार नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि इसका समाधान उत्तर में और चीन के अंदरूनी क्षेत्रों में व्यापार के बंदरगाह खोलकर किया जा सकता था। यानी अंग्रेज़ों का ये सोच था, ये विश्वास था, ये बिलीव करता रखता था कि इसका समाधान के लिए जो चीन के उत्तर और अंदरूनी भागों में जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, वो व्यापार के लिए जो इसका बंदरगाह, जैसे कि बंदरगाह क्या था, बंदरगाह ऐसा चीज़ था जिसमें जो है ना आपका अंग्रेज़ों के लिए जगह दी थी व्यापार करने के लिए। तो ये बंदरगाह उसके लिए, और अफीम के कारण जो है ना, अफीम युद्ध के बाद से जो है ना ये बंदरगाह सारे बंद कर दिए गए थे अंग्रेज़ों के लिए। जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में इसका देख चुके हैं, तो उसको खोल कर किया जा सकता था। उसके बाद इन सभी कारणों से मिलकर अंग्रेज़ों और उनके सहयोगी फ्रांसीसियों को 1858 में चीन के साथ शत्रुता को फिर से शुरू करने के लिए उकसाया। यानी कि इन सभी कारणों से जो ना अंग्रेज जो है अपने दृष्टिकोण से, अब उसके नज़र से ये सभी चीज़ें, उसके बाद उन्होंने क्या किया था अंग्रेज़ों के साथ और उसके बाद इसके सहयोगी फ्रांसीसियों के साथ मिलकर, फ्रांस और अंग्रेज मिलकर 1858 ईस्वी में चीन के साथ यानी कि दुश्मनी छिड़काव लिया, जो है मतभेद होना शुरू होने लगा। उसके बाद भारत में 1857 की महान क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजों के लिए चीन के वास्ते अपनी कुछ सेना बचा रखना संभव था। जैसे जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी अपना भारत में, तो ये महान क्रांति में से एक क्रांति माना जाता है। इसको दबाने के बाद जो है अंग्रेज चाहता था कि चीन में जो है ये क्रांति होगी तो उसमें कुछ ना कुछ सेना को बचाए रखना चाहिए। ठीक है, ये संभव था। उसके बाद और उन्हें एक साथ 2 मोर्चा पर लड़ना भी नहीं था। यानी कि 1857 की क्रांति के जस्ट तुरंत बाद वो चीन की क्रांति में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक साथ 2 जगह हाथ नहीं फैलाना चाहिए, ये कहने का अर्थ है। उसके बाद इन्हें यह पता भी था कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े विद्रोहों ने निपटते छिंग साम्राज्य कितना कमज़ोर हो गया था। ये छिंग साम्राज्य जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। जैसे कि छिंग राज्य में सबको टाइपिंग से भी विद्रोह करना पड़ा था, जैसे इससे पहले वाले यूनिट 4 में हम लोग देख चुके हैं टाइपिंग के बारे में। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है,
सन 1858 में आंग्ल फ्रांसीसी सेनाओं ने कैंटन पर हमला करके उसे जीत लिया। 1858 ईस्वी में जो आंग्ल यानी कि फ्रांसीसी और आंग्लों ने मिलकर यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मिलकर कैंटन पर हमला किया था, जो चीन के एक क्षेत्र हैं और उसको शहर हैं उसको कब्जा कर लिया। उसके बाद इसके बाद जो है ना उत्तर की ओर बढ़े और उन्होंने पहली बार स्वयं बीजिंग पर हमला बोला, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी ने बीजिंग पर हमला बोल दिया, हल्ला बोल। उसके बाद कहता है खूबसूरत शाही ग्रीष्म महल समेत राजधानी तहस नहस हो गई और सम्राट को भागना पड़ा। जब ये आंग्ल फ्रांसीसी ने 1858 की क्रांति के बाद से जो है बीजिंग पर भी हमला बोला, तो वहाँ के महल राजधानी तहस नहस हो गई, यानी कि बड़ा बड़ा इमारत जो है ना वो तहस नहस हो गई। उसका जो सम्राट थे उसको भागना पड़ा। उसका नतीजा यह हुआ कि चीन सरकार को शर्मनाक आत्मसमर्पण करना पड़ा और तिएनजिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह से जो है ना वहाँ के नतीजा था छिंग सरकार हुआ करता। देखिए चीन में जो है ना बीजिंग में जो है ना छिंग राजवंश का सबसे ज़्यादा प्रकोप था, वहीं इसका अधिकार हुआ करता था। तो उसको जो है ये शर्मनाक हार हुई थी उसको कि इस तरह से हालत हमको देखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार जो है ना इन्हीं के कारण से एक संधि होती है जिसको कहता है तिएनजिंग की संधि। समझ में आई बात? फिर आता है आगे, इस संधि से पश्चिमी ताकतों को अनेक लाभ मिले। ठीक है, उसके बाद 11 और बंदरगाह खुल गए, यानी कि बंदरगाह जो थी उसमें से सिर्फ एक बंदरगाह खुली हुई थी, संधि बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद इसको जो धीरे धीरे 11 बंदरगाहों को खोल दिया गया। ठीक है, तो ये बंदरगाह जो अंग्रेज़ों के लिए जो व्यापार करते थे उसके व्यापारों को खोल दिया गया। और उसके बाद आगे कहता है कि 11 बंदरगाह खोल गए और पश्चिमी जहाज़ों को अंदरूनी जलमार्गों को आने जाने की आज़ादी मिल गई। यानी पहले जो ये अफीम युद्ध हो रहा था उसमें क्या किया था कि जो भी जहाज़ होंगे, जो पानिया जहाज़ होगा या कोई भी चीज़ होगा, उसको जो नहीं ये हटा दिया जाएगा। और ये देखिए ये बंदरगाह जो थे, एक बंदरगाह जो थी यहाँ जैसे कि आपका कैंटन आया था ना, उस कैंटन शहर, कैंटन ये क्या था, जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हैं कैंटन के बारे में कि कैंटन एक जो था एक बंदरगाह था, यानी कि कैंटन पर हमला करते हुए कैंटन पर जो है ऐसा उस पर अधिकार होता था, चीनियों का अधिकार होता था, उसका छिंग राजवंश का ही अधिकार हुआ करता था और उसमें व्यापार रहते थे अंग्रेजों का, उस पर हमला किया था ये अंग्रेजों ने। ठीक है ना, उसके बाद बंदरगाह खोल दिए गए, उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। उसका देश के अंदर की विपरीत होने वाले सामान पर पश्चिमी व्यापारियों को लेकिन कर से छूट मिल गई, यानी कि यहाँ जो है विपरीत समान रूप पश्चिमी व्यापारियों को इसके परंतु रूप से, यानी कि व्यापारियों को परंतु नहीं कर से छूट मिल गया। जो भी कर हुआ करते थे, जो व्यापारी होते थे ना, मतलब ये अंग्रेजों के साथ जो है अधिकार जो छिन राजवंश उसे कर लेते थे, टैक्स लेते थे, इसकी छूट मिल गई थी, वो आप कुछ नहीं देगा। उसके बाद पश्चिमी लोगों को देश में कहीं भी बसने और ज़मीन लेने का अधिकार मिल गया था। उन्हें बीजिंग में राजनयिक मिशन खोलने की अनुमति मिल गई। उन्हें युद्ध के हार जाने के रूप में भारी रकमें मिली। ये सब बातें हैं। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अफीम पर लगे सभी प्रतिबंधों को अंत में हटा दिया गया। ठीक है, अफीम युद्ध जिसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि अफीम युद्ध क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया। तो उसके बाद अफीम युद्ध जो है अंग्रेजों के लिए ही था, अंग्रेजी ही लाया हुआ था। अफीम जो है बना रहा था, वही भी सेल कर रहा था, व्यापार कर रहा था, इसको जो है सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जैसे अफीम युद्ध की परस्पर विरोधी विवेचनाएं, इसके बारे में जो इसकी जो विवेचनाएं होती है इसके बारे में देखिए इसमें क्या कहता है। यह स्वाभाविक है कि उस समय के चीनियों के लिए यह अफीम युद्ध एक हानिकारक नशीले पदार्थ अफीम के व्यापार का अधिकार जताने के उद्देश्य से पश्चिमी ताकतों द्वारा किया गया एक अकारण हमला था। यानी कि एक स्वाभाविक तरीके से बताया जा रहा है कि एक अफीम युद्ध जो ना चीनियों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ें थी। जैसे कि अफीम के बारे में हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि अफीम युद्ध क्या होता, अफीम होता क्या था। अफीम जो एक नशीली पदार्थ है, जैसे गांजा हो गया, ड्रग्स वगैरह, ये हानिकारक है जो जिसको व्यक्ति के रेगुलर उपयोग करने से वो मर भी सकता है। तो ये एक प्रकार का हमला कर रहा था। ठीक है ना, तो दूसरी ओर अंग्रेज और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने इन युद्धों को मुक्त व्यापार के हितों और असमानता के राष्ट्रीय आधार पर राष्ट्रों के बीच आदान प्रदान के हितों में लड़ी गई लड़ाइयों के रूप में पेश किया है। ठीक है, ये बातें कही जा रही जो अंग्रेज और उनके पश्चिमी सहयोगियों ने इस पर विरोध किया है, इस पर लड़ाइयों का लड़ा अपने हित के लिए, अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपनी जान के लिए, अपने वस्तु। ठीक है, तो उसके बाद यह विवाद आज भी विधानों का पीछा कर रहा है। ठीक है, यद्यपि इसकी कुछ शक्ल बदल गई है, यानी कि धीरे धीरे समय बदलते गया, उसके देश में जो है सभी चीज़ें बदलने लगी है, शक्ल सब चीज़ें बदलने लगी। उसके बाद आज बहुत कम विद्वान इस बात से इनकार करते हैं कि अफीम 1839 में होने वाली शत्रुता का तत्कालीकरण रहा है। आपको फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, अफीम युद्ध जो है पहला अफीम युद्ध 1839 ईस्वी को था और दूसरा अफीम युद्ध जो 1860 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
तो 1839 में जो शत्रुता का तात्कालिक कारण बन गया था। ये जो है ना सब कुछ जो है आप सभी को जानते ही हैं कि क्या हुआ था अफीम युद्ध का। तो ये बातें हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस ढंग से छिंग राज्य सरकार ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया और उसके बाद ऐसा ना हो किया जाता तो मतलब क्या हुआ, ये छिंग राज्य में मतलब चीनी लोगों ने अफीम को प्रतिबंध लगा दिया था कि नहीं आप कुछ नहीं होने वाला, अफीम बंद करो तो बंद करो। और अंग्रेजों ने नहीं इसका खिलाफ किया था, नहीं हम नहीं बंद करेंगे, हम इसका व्यापार करेंगे, हम इससे अच्छा खासा मुझे मुनाफा होती है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट बताया गया। दो विद्वानों का जो कुछ महत्वपूर्ण दो मसलों पर बहस किया है। एक है आपका दोनों पक्षों के बीच युद्ध किसी समय तब भी अनिवार्य होता है या नहीं जब अफीम के कारण एक रूप में मौजूद ना होता। उसका दूसरा कहता है क्या युद्ध की जिम्मेदारी पश्चिमी ताकतों पर की जाती है जिन्होंने एक बाहरी देश के विरुद्ध उसी के क्षेत्र पर लड़ाई हुई, या यह जिम्मेदारी चीनी साम्राज्य पर अपन जाती है जिससे कि विश्व के प्रति अपने पारंपरिक दृष्टिकोण के चिपके रहकर राष्ट्रों के मुक्त व्यापार में शामिल होने के और सम्मान शर्तों पर राज के आदान प्रदान करने जैसे। तो ये बातें कही जा रही है, दोनों तहत है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए। ओके, ये जो नहीं अफीम युद्ध कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, मतलब अंग्रेजी क्यों इसका विरोध किया था कि अफीम युद्ध ना हो, अफीम बंद ना करो, ये ना करो, इसके बारे में विद्वानों के माध्यम से कहा जा रहा है। ओके, उसके आगे कहा जाता है अफीम युद्धों को लेकर चलने वाली निरंतर बहसें से उठे और एक दूसरे सवाल पर इस अर्थ पर उपयोगी है कि इसने आधुनिक चीनी इतिहास में विद्यार्थी को उस दौर से नाटकीय घटनाओं के पीछे काम करने वाले गहनतर शक्तियों के बारे में 5 जांच पड़ताल करने में मदद मिलती है। यानी अफीम युद्धों को लेकर जो ये चलने वाली लगातार जो है बहस, जो लगातार बहस रही, जब अफीम युद्ध चल रही थी उसके बाद भी कई विद्वानों ने इस पर बहस करते रही और दूसरे पर सवाल का इसका अर्थ भी निकाला कि यह उपयोगी है कि उनमें जो मॉडर्न चीनी है उसमें इतिहास में जो विद्यार्थी स्टूडेंट है इस दौर पर नाटकीय घटनाओं के पीछे काम करने लगती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब शक्तियों के बारे में जांच पड़ताल करने की मदद मिलती है। उसके बाद इसने उस समय की घटनाओं की प्रसंगता को आज जो कुछ हो रहा है उसके साथ रखकर समझने की मदद मिलती है। जो अभी वर्तमान समय में जो प्रसंगता हो रही है, जो बीत रही है, उसके बारे में आज हम लोग उसमें समझने में मदद मिलती है, उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। क्योंकि आज भी राष्ट्रीयता प्रभुता के हितों और देशों और राज्यों की स्वाधीनता जैसी चीज़ों को मुक्त व्यापार, जनतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों जैसे तथाकथित सार्वभौमिक सिद्धांतों के दावे के मुकाबले में रखा जाता है। ये सभी चीज़ें, ये बातें कही गई है। उसके आगे कहा जाता है फिर भी यह इतिहास के विद्वानों की प्रवक्ता नहीं होगी, यानी इतिहास के जो है विद्वान जो थे उसकी प्रवक्ता नहीं होगी कि वे अफीम युद्धों को पेश करते समय केवल इस बात को साबित करने में लग जाए कि यह अफीम युद्ध था। यानी कि विद्वानों को जो नहीं साबित करने में लगा हुआ था कि सिर्फ यह अफीम युद्ध था, इसके बारे में नहीं कह रहा है। उसके बाद ये अफीम युद्ध नहीं था, यानी कि अफीम युद्ध प्रूव कर रहा था या नहीं कर रहा था, इसके बारे में कर पा रहा था कि नहीं कर पा रहा था, ये बातें कही जा रही है। और कौन सा पक्ष इसमें गलत था आदि आदि, लेकिन कौन सा पक्ष अंग्रेज गलत था या चीनी गलत था, इसके बारे में जो ना वो अभी भी विद्वानों का अलग अलग प्रयोक्ता है। अफीम युद्ध के कारणों और घटनाओं का अध्ययन उनकी संपूर्णता में ही और तमाम सक्रिय जटिल घटनाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बातें कही गई। उसके बाद है आगे, फिर भी यहाँ यह बात उल्लेख करने योग्य है कि पश्चिमी ताकतों के हाथों पर आ जाना कुछ प्रबुद्ध अधिकारियों को दूसरे देशों के साथ चीन और संबंधों के मसले की पड़ताल करने में बाध्य कर दिया। ठीक है, तो यही है बातें। उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से कहता है कि विदेशों और चीन के प्रति दृष्टिकोण के बारे में जानकारी इकट्ठी की। उसने विदेशी किताबों और अखबारों का अनुवाद भी करवाया, यानी कि अफीम युद्ध के बारे में जो किताबें छपी थी, किताबों में जो इसका पुरस्कृत किया गया था उसका जो ना अगर कोई अनुवाद हो गया, जैसे कि होता ना कि चीनी है उसका भाषा हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो उसका हिंदी अनुवाद करते हैं, इंग्लिश अनुवाद करते हैं, तो वह अनुवाद करवाया। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग पर जोर देने की परंपरा को पालन करते हुए भी युआन ने विदेशी को हराने के लिए विदेशी से सीखने और विचार का प्रसार किया। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। उसके बाद अफीम युद्ध को चीनी की साइड पर छाप छोड़ी, तो ये विद्वानों का ही काम था अफीम युद्ध जो है था या नहीं था। ठीक है, ये बातें कही गई है। उसके बाद ये रहा आज का टॉपिक्स। ओके, तो अफीम युद्ध के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इस प्रकार आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूनिट 2 में जो ना 2 क्लास हम लोग लाए। एक फर्स्ट पार्ट में अफीम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, उसके बाद दूसरा में हम लोग आज जो सेशन देखें उसमें तो आप सभी जो ना फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखना, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके ना, तो बस आज के सेशन में इतना ही। इस प्रकार देखा जाए तो यूनिट 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही जल्द नेक्स्ट यूनिट भी आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल में न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को जरूर हिट करना। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।